हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक एवं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर, हाउ टू रीड मंथली मैगजीन यानी अब हम अपने नवंबर माह की मैगजीन में आ गए हैं। याद करिएगा, यानी कि हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसमें आप देखेंगे हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर की मैगजीन के जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो आप लोगों के लिए प्रस्तुत अभी तक हम लगातार करते चले आ रहे हैं और यहां पर आपके लिए वही चीज प्रस्तुत की जा रही है। और देख सकते हैं आज हम लेंगे योजना, यानी कि इस बार की योजना जिसका टॉपिक है शहरीकरण, फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, और फिर इसके पश्चात अपनी पत्रिका अभिव्यक्ति, यानी ये मेरी पत्रिका है। यह इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें योजना, इसमें कुरुक्षेत्र, इसमें विज्ञान प्रगति और इसमें जो द हिंदू मैं कराता हूं वो सब का समायोजन रहता है बिल्कुल यूपीएससी के अकॉर्डिंग, और जितना काम का होता है उतनी बातें रहती है। तो यही चार पत्रिका मैं कराता हूं। आज इन चारों में से आपका स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, आज वाले पार्ट में हम योजना करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। हमारा प्लस प्लेटफॉर्म, आप सब इसके बारे में परिचित हैं। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वैसे ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म, ढेर सारे एजुकेटर, उन्हीं में से एक मैं। और मेरा कोर्स टॉप 50 आप देख सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें आप लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा, करेंगे क्या? एक रणनीतिकार के साथ आप लगे रहें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो भी लेना चाहते हो मुझसे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य आप पढ़ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर मुझसे। और एसके लाइव कोड आप सबको याद रखना है, एसके लाइव कोड से ही आना है। 1 वर्ष के लिए आना है। 36,000 फीस है मेरे कोड के साथ, वैसे 40,000 है पर एसके लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो। और एसके लाइव कोड के साथ आप याद रखिएगा 57,600 रुपया है, आप देख सकते हैं। यानी इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में हमेशा एक ही चीज रखनी है, और वो यह ध्यान में रखना है कि मेरे कोड से आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह फायदा होगा कि आप इन फ्यूचर भी मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली ये बोल रहा हूं, जो बच्चे मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मेरे साथ एक लंबा टाइम बिताना चाहते हो, मेरे ही कोड से आएंगे। याद रखिएगा। और ये देख सकते हैं आप, और कॉन्फिडेंस के लिए आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आप इससे आपको यह विश्वास होगा कि हाँ, एक कंप्लीट कोचिंग का पैकेज है। याद रखिएगा, एक कंप्लीट कोचिंग का पैकेज है अनअकैडमी पे, जिसमें 50 चैप्टर्स टारगेट प्रीलिम्स। आप जुड़े मुझसे, ठीक है ना। इसके अलावा आंसर राइटिंग 1 जून से, जैसे ही प्रीलिम्स आपका रुकेगा, वैसे मतलब एग्जाम खत्म होगा, वैसे ही 1 जून से हम आंसर राइटिंग की क्लास, जिसमें जीएस पेपर 1 इतिहास, संस्कृति, समाज, भूगोल, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के सारे सेगमेंट याद रखिएगा, पॉलिटी, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, आईआर, पेपर 3 इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये इसका एक कंप्लीट बैच स्टार्ट होगा। और इसके बाद जीएस पेपर 4 और एसे यानी एथिक्स और एसे का सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में आपकी पूरी कंक्रीट तैयारी मेरे पास, यानी पूरा मुख्य परीक्षा आपके लिए बना हुआ है और प्रीलिम्स पूरा बना हुआ है। अब आप चाहते हैं कम टाइम में सफलता, अगर कनेक्ट होता है तो आप मान लेंगे कि वो गलत कनेक्ट है और आपको मेरे कोड से ही आना है। आइए देखें योजना मैगजीन इस महीने की, यानी कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 की। शहरीकरण इसका शीर्षक है और फोकस है भारत में झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, तथ्य और गलत धारणाएं, शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, गति। कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी देख सकते हैं आप क्या क्या है। पहला कि भारत में झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, तथ्य और गलत धारणाएं, शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शहरी आयोजना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता सशक्तिकरण में मील का पत्थर, शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र। इसमें से 2 टॉपिक याद रखिएगा, 2 टॉपिक सबसे जबरदस्त हैं। एक है आपका शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, याद रखिएगा, यानी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। और इसके अलावा शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भारतीय जो आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, तो सामाजिक मुद्दे उसकी दृष्टि से एक यूनिट है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, इसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों टॉपिक। इसलिए सबसे पहले इन्हीं को कनेक्ट किया गया है, बाकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
क्योंकि सारी बातें इन्हीं में आ गई हैं, तो बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। आपको पता है चूंकि योजना का पूरा टॉपिक इसी पर है, तो अगर शहरीकरण पर ही पूरा टॉपिक है तो स्वाभाविक है हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में भी इसका यूज आएगा, कैसे आएगा अभी आगे मैं बताता चलूंगा। अब लेट्स सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी अगर हम इसको पढ़ने जा रहे हैं शहरीकरण, यानी कि फिर से एक बार आपको रिवाइंड करा दूं क्या पढ़ने जा रहे हैं, शहरीकरण। सिलेबस कहां है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, याद रखिएगा। और इसमें एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम है, याद रखिएगा, भारतीय समाज में शहरीकरण की चुनौतियां। ये यूनिट यहां पर है शहरीकरण, यानी ये यूनिट है आपके सिलेबस की, और ये सिलेबस है शहरीकरण की चुनौतियां। शहरीकरण की चुनौतियां याद रखिएगा, क्या है, शहरीकरण की चुनौतियां, ठीक है, उनके रक्षोपाय, यानी हम कैसे इन चुनौतियों को दूर करें। तो ये पूरी यूनिट है और शहरीकरण टॉपिक है इस योजना का। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे ये मुख्य परीक्षा से कनेक्ट हो रहा है, और उम्मीद करता हूं आप इस चीज को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो अब उस चीज को, यानी कि योजना को कनेक्ट करता हूं आपके टॉपिक से। क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, भारत में तीव्र शहरीकरण, ये 2013 में है, तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। यानी तीव्र शहरीकरण, यानी शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं, याद रखिएगा, उनमें सामाजिक समस्याओं को जन्म देना भी है कि शिक्षा पर दबाव है, मतलब शिक्षा संस्थाओं पर, स्वास्थ्य संस्थाओं पर दबाव है, आवास पर दबाव किसका, जनसंख्या का दबाव, यानी कि अब रहने के लिए 5 लोगों के रह रहे हैं 25 लोग, तो समझ रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा। तो यानी किस प्रकार से सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है यह बताना है। अब आप बताएं, क्या जब हम शहरीकरण पढ़ेंगे तो शहरीकरण में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, यानी इसमें अब क्योंकि ये पत्रिका यूपीएससी के हिसाब से तो लिखी नहीं गई है भाई, ये तो सरकार की पत्रिका है जिसमें सरकार की योजनाओं पर, सरकार की नीतियों पर बातचीत होती है। तो लेकिन फिर भी नहीं लिखी गई, लेकिन जो यूपीएससी पूछता है उसके ढेर सारे रेफरेंस हमें यहां मिल जाते हैं। तो आपको यही रेफरेंस खोजने चाहिए, यही यूपीएससी है कि बूंद बूंद से बनता सागर, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत में स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते। ग्रामीण नगरी एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए, यानी कि ग्राम और शहर को एक साथ मिला दिया जाए, यानी कि स्मार्ट गांव अगर नहीं बनाएंगे तो स्मार्ट शहर नहीं रहेंगे। तो अभी हम यहां ये भी पढ़ेंगे भैया स्मार्ट शहर के लिए क्या चाहिए, और स्मार्ट गांव, यानी गांव से जो मैंने कहा था ये वाला टॉपिक, यानी शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र, यानी गांव से प्रवासन होता है, लोग शहरों में आ जाते हैं। अब शहरों में आएंगे तो स्वाभाविक है, यानी कि अगर स्मार्ट गांव नहीं बनाएंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, और यहां आ जाएंगे तो शहरीकरण की चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। अगला है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। याद रखिएगा, नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त, यानी कि नगरीय जीवन की गुणवत्ता कैसे होती है भाई, कैसा होना चाहिए नगरीय जीवन, अच्छा खराब। इसके साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए, यानी स्मार्ट नगर कार्यक्रम कैसा, यानी स्मार्ट नगर कैसा होना चाहिए। कार्यक्रम यानी अभी हम भी पढ़ेंगे, कार्यक्रम यानी अमृत योजना पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर के श्रमिक प्रवसन, बेटा यहां सा कर लीजिएगा, प्रवसन यानी यही श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। श्रमिक प्रवसन अमूमन गांव से शहर, यानी कम सुविधा से अधिक सुविधा की तरफ होता है। तो यह टॉपिक ही अभी है, यहां पर आएगा ना, सीधा सीधा आएगा इस वाले में, शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र वाले में आप देखेंगे यही टॉपिक है, श्रमिक प्रवसन। आप सोच लीजिए, यानी कि ऐसा नहीं कि ये आप योजना आप खरीद लाए और आप खोल के पढ़ने लग गए आपको मिलेगा, ये मैं वहां से निकालूंगा। क्योंकि अगर आपके पास योजना होगी तो आप एक बार एनालिसिस कीजिएगा, आपको लगेगा यार कहां है, फिर जब आप 2-3 रीडिंग तब लगेगा अरे हाँ यार ये तो मैंने आपके लिए निकाला, आपका काम आसान कर दिया। अब जरूरी नहीं कि मैंने भी पढ़ा है, आप भी योजना पढ़िए। अब पता चला कि आप
मेरा कहने का मतलब जो चीजें मैं पढ़ा दूं उसको बस उतना ही आप पकड़ लीजिए, लालच में आकर के सारा कंप्लीट मत कीजिए, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। यानी ये देख सकते हैं सारे लेख हैं, विशेष लेख इसमें है शहरी बुनियादी ढांचे का, जो सबसे अच्छा लेख है विशेष, इसको कहा जाता है क्या है, विशेष लेख। तो सबसे पहले मैंने यही लिया है, ठीक है ना। इसके बाद अब इसमें ढेर सारी चीजें हैं, शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र है, ये बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन अपने लिए वही एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, याद रखिएगा। और दूसरा है शहरी अनौपचारिक, शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र। तो दो टॉपिक हम लेंगे। फिर देखिए अगला है भारत के मानचित्र के साथ 9 गठित केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सब मानचित्र मैं द हिंदू वाले में पहले ही करा चुका हूं। गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शहरी आयोजन, यानी गतिशीलता का मतलब क्या कि ये जो शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण है, मैक्सिमम पॉइंट यहां आपको मिल जाता है, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये मैं द हिंदू में करा चुका हूं, इसे कभी मौका मिलेगा तो कर लिया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष आप स्वयं कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए है। ईज ऑफ लिविंग से जिंदगी आसान बनाने, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए है, याद रखिएगा। 3 टॉपिक हैं, शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 3 याद रखिएगा। 3 अगर आप यहां से कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए आपका आ गया मिशन इंद्रधनुष, याद रखिएगा। बाकी सब जानकारी के लिए है, क्योंकि टॉपिक है शहरीकरण की चुनौतियां रच्छो पाए, तो हमको शहरीकरण पर ही ज्यादा फोकस रहना है। चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक जो विशेष आलेख है योजना का, हमेशा एक स्पेशल आलेख होता है और बाकी के आलेख उसी के इर्द गिर्द होते हैं। तो पहला है शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, यह याद रखिएगा कि शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण। शहरी भारत, प्रमुख चुनौतियां और अवसर आपके सामने आप देख सकते हैं। शहरी भारत, प्रमुख चुनौतियां और अवसर। तो भारत की शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, आप देख सकते हैं भारत की शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, आपके सामने है। प्रमाण क्या है आप यहां पे देख सकते हैं, इसके प्रमाण क्या है। तो प्रमाण है यहां पे देखिए आप कि शहरी आबादी, यानी कि अब देखिए टॉपिक क्या है, फिर से एक बार पढ़िएगा, बुनियादी ढांचे का निर्माण। अब आप खुद बताइए शहर का बुनियादी ढांचा क्या होता है, यानी कि जो परिवहन है, जो सड़क है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो शिक्षा संस्थान है, जो आवास सुरक्षा है, या जो खाद्य सुरक्षा है, यही सब तो है ना इंफ्रा, यानी ये सब मिलकर के इंफ्रा बनते हैं, यानी बुनियादी ढांचा। तो शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी, वाई, ये क्यों ऐसा क्वेश्चन बन करके, आप विचार करिए कि शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव है। और ऐसे में अगर भारत को बेहतर ढंग से मतलब शहरीकरण को लेकर चलना है, तो स्वाभाविक है उसे शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा। और शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, तो उसके लिए एक योजना हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये सिंपल सा है, यानी शहरी भारत, प्रमुख चुनौतियां और अवसर में भारत की शहरी आबादी में पहली चीज, यानी इस टॉपिक में पहली हेडिंग मैंने बनाई है शहरी भारत, प्रमुख चुनौतियां और अवसर, ये याद रखिएगा, शहरी भारत, प्रमुख चुनौतियां और अवसर। प्रमाण देखिए, संयुक्त राष्ट्र की 2018 की विश्व शहरीकरण संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 34% जनसंख्या शहरों में रहती है, यानी 2011 के बाद से लगभग 3% अंकों की वृद्धि हुई है। ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, यानी हमने सबसे पहले क्या देखा कि शहरीकरण बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है शहरीकरण बढ़ रहा है तो शहरी ढांचे पर दबाव, और शहरी ढांचे पर दबाव तो शहरीकरण को मेंटेन करना, समझ गए होंगे बात। फिर अब अनुमान देखिए, 2021 तक यह 6% और 2051 तक आधे से अधिक देश की जनसंख्या शहरों में रहेगी, यानी 31 तक 34 से बढ़ के 40 हो जाएगा, 6 और उसमें ऐड हो जाएगा, और 2051 तक आधे से अधिक यानी 50% से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहेगी। अब यह है, इसी पृष्ठभूमि में हमें यह देखने की आवश्यकता है कि शहरी ढांचे की आवश्यकता हमें किस प्रकार से संबोधित करनी होगी। स्वाभाविक है अगर यह स्थिति है,
भारत की शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि है, यह उसका प्रमाण है। प्रमाण का परिणाम क्या होगा, यानी इस प्रमाण का परिणाम क्या होगा, तो परिणाम अगली स्लाइड में आपको एनएस नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखने वाला है। तो क्या होगा, शहरी अवसंरचना, शहरी अवसंरचना पर दबाव, मैंने बता ही दिया क्या, सड़क परिवहन यानी सामाजिक भौतिक आधारभूत संरचनाओं पर दबाव। इस तरह की तीव्र वृद्धि से बुनियादी ढांचागत सेवाओं, देखिए आ गया ढांचा क्या क्या होता है, जैसे पानी की आपूर्ति पर, स्वच्छता पर, अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आ जा रही हैं। लेखक ने इतना ही कहा, लेकिन क्या यही इतना है? शहरीकरण मैंने जो बताया, यानी परिवहन पर, शिक्षा संस्थानों पर, स्वास्थ्य संस्थानों पर, ठीक है ना, आवास पर, खाद्य सुरक्षा पर, हर जगह पर इंपैक्ट आता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब अगली चीज इस पृष्ठभूमि में बातचीत की गई। भाई आइए देखें कि शहर की इंपॉर्टेंस क्या है जीडीपी में, शहर की इंपॉर्टेंस क्या है जीडीपी में, और उसके रिजल्टेंट क्या क्या होते हैं। तो शहर एवं जीडीपी और परिणाम, वर्तमान में शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65% योगदान देते हैं, यानी कि शहर में ही सारे औद्योगिक संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं। जीडीपी में 65% योगदान शहरों का, इसका मतलब शहर बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह भी आपको फिर से समझ में आएगा विशेष आलेख क्यों है, क्योंकि ढांचा, शहरी ढांचा को मजबूत करना टॉपिक विशेष आलेख क्यों है, क्योंकि 65% जीडीपी में योगदान है, इसका मतलब है उसे व्यवस्थित करना है, जिसके 2030 तक 70% तक जाने की संभावना है। अब आप देख सकते हैं, ये मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2010 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा क्या है, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2010 की रिपोर्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, लेकिन चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, जीडीपी में भूमिका बढ़ रही है, शहर महत्वपूर्ण है, पर चुनौतियां क्या है आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70% शहरी घरों की पानी की आपूर्ति तक पहुंची थी, पर केवल 49% के पास ही परिसर में पानी की, यानी उनके अपने घरेलू परिसर में केवल 49% लोगों तक ही पानी पहुंच रहा है। फिर इसके बाद क्या है, सीवरेज कनेक्टिविटी की दिक्कत है, याद रखिएगा, इसके कारण 65% से अधिक अपशिष्ट जल को खुले नालों में छोड़ा जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय क्षति हुई और जल निकाय प्रदूषित हुआ। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2015 की रिपोर्ट कहती है, इसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा। अगला है विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के कारण वर्ष 2006 में 2.4 खरब रुपए की सालाना क्षति हुई, जो भारत के जीडीपी के लगभग 6.4% के बराबर थी। यह पॉइंट, यानी ये देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है अगर शहरीकरण की चुनौतियां बनी हुई हैं, तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर क्या है, सतत विकास लक्ष्य में भी शहरीकरण को शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्य 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.1 और विशेष रूप से 6.3 को अगर हासिल करने के लिए देश में सुरक्षित पेयजल मुहैया करवाना और सेप्टेज सहित अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक शोधन की आवश्यकता है। इसका मतलब सतत विकास लक्ष्य 6 की दृष्टि से भी हमें शहरी ढांचा निर्माण को मजबूत करना है, याद रखिएगा। इसी पृष्ठभूमि में लेख में अब बात हुई है कि भाई इन सब समस्याओं और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना लगाई है, जिसे सरकारी निवेश कहा गया है लेख में, और वह है अमृत। तो अब आगे अमृत योजना पर ही पूरी बातचीत हो रही है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अमृत, यानी अमृत क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, प्रीलिम्स में यानी क्या है, अमृत क्या है, और इसके कंपोनेंट यानी इसकी विशेषताएं, इसके घटक विशेषताएं या इसके कंपोनेंट या घटक क्या है, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने है प्रीलिम्स में। और मुख्य परीक्षा में भी याद रखिएगा अमृत पर अलग से प्रश्न बन सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस यानी शहरीकरण की मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक बार बना दूं। पेपर 1 में, मेंस में
तब आपको और अच्छा कंसंट्रेशन आपका बनेगा। यानी क्या बनेगा, शहरीकरण की चुनौतियों की वर्तमान चुनौतियों के समाधान में, शहरीकरण की वर्तमान चुनौतियों के समाधान में याद रखिएगा, शहरीकरण की वर्तमान चुनौतियों के समाधान में अमृत की सरकारी पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगी, कि सरकारी पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगी, किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगी, किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगी, ये आपके सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, इस हिसाब से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत शुभारंभ प्रीलिम्स। अब देखिए प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहा है यहीं से, यानी प्रीलिम्स आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा प्रीलिम्स आपका स्टार्ट हो रहा है। शुभारंभ 25 जून 2015 को देश के 500 शहरों में किया गया है, याद रखिएगा 25 जून 2015 को देश के 500 शहरों में किया गया है। उद्देश्य क्या है, बुनियादी सेवाएं जैसे क्या क्या प्राप्त करना है। 25 जून 2015 देश के 500 शहरों में यह निवेश किया गया है, याद रखिएगा ये क्या किया गया, 500 शहरों में, ठीक है। बुनियादी सेवाएं जैसे क्या क्या चीजें हैं आप ध्यान कर सकते हैं, सभी घरों को जलापूर्ति प्रदान करना, सभी घर को जलापूर्ति। अब ये बेटा प्रीलिम्स की दृष्टि से सभी घरों को जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार, गैर मोटर चालित परिवहन और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्कों और हर शहर में कम से कम एक हरित स्थल उपलब्ध कराना। देख रहे हैं ना, जो शहरीकरण की चुनौतियां होती हैं जिनका नाम हमने प्रारंभ में लिया है, उनका समाधान यहां किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा बच्चों, बस जिससे सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में। और जैसे ही गरीब और वंचित वर्ग की बात होती है, यहीं से पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है, सामाजिक न्याय। यानी कि अगर आप सामाजिक न्याय में बीकर सेक्शन के ऊपर लिखते हैं तो अमृत योजना को आप बीकर सेक्शन वाले खंड में, कि वह भी एक बेहतर उपाय है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो आप वहां से भी इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बारे में डिटेल है, एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका कुल परिव्यय याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है, जो 2015 से 20 तक 5 वर्षों की अवधि में। देखिए टाइम याद रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, टाइम चेंज कर देगा, ये याद रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, तो ऐसे में आपको सारी चीजें मतलब बेहतर हो जाएंगी। आइए चलते हैं अगला क्या है, योजना का कवर क्षेत्र, यानी क्या क्या किया गया है, यानी कि कवरेज में 2011 की जनगणना आधार है। फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अमृत में किस वर्ष की जनगणना को आधार लिया गया, 2001 की जनगणना के अनुसार 1 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 476 शहर और कस्बे, 1 लाख याद रखिएगा और उससे अधिक की आबादी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दूसरा, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, तीसरा है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, हृदय योजना के तहत आने वाले विरासत शहर, चौथा है प्रमुख नदियों के निकटवर्ती और पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन क्षेत्रों के कुछ शहर। ये देख लीजिएगा चारों बेटा, ये फिर प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 500 शहरों को इस योजना के तहत, ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट है, याद रखिएगा। अमृत पर इस बार प्रश्न आना चाहिए, अलर्ट रहिएगा। फिर इसके बाद अमृत किस प्रकार भारत के शहरीकरण की जरूरतों के साथ संबद्ध है, यह भी देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए हम संघवाद पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। अमृत भारत के शहरीकरण की जरूरतों के साथ संबद्ध है, सहकारी संघवाद, यानी याद रखिएगा कैसे अमृत पूरे, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका, राज्य सरकारों को अपने अमृत शहरों के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन, अनुमोदन और मजदूरी का अधिकार है, यानी राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई, जो इसके पहले
जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन था उसमें नहीं था, इसमें यह सुनिश्चित किया गया। यानी राज्यों की इक्वल भूमिका है, संस्थागत सुधारों के लिए रूपरेखा है, यानी शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन और संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना है। उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्रिया और प्राथमिकता का सिद्धांत है, यानी क्या करना है, लगातार हमको प्रोसेसिंग के तहत इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखना है। दंड की जगह प्रोत्साहन है, यानी जो पहले की जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना थी उसमें अगर आप अच्छा काम नहीं करते थे तो 10% काट लिया जाता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अगर आप अच्छा करते तो आपको 10% प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से इसके लिए प्लानिंग यानी स्ट्रेटजी बनाई गई है। मिशन की निगरानी देख सकते हैं आप, यानी कि चलिए मिशन आरंभ हो गया, पैसा मिल गया, सब अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन भी हो गया, अब भैया निगरानी करेंगे जिससे अंतिम तक सही चले। तो इसकी निगरानी की देख सकते हैं एक सिस्टम है। राज्य स्तर पर कौन कौन करता, आप पढ़िएगा। केंद्रीय स्तर पर कौन कौन करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा रियल टाइम आधार पर योजनाओं की निगरानी, याद रखिएगा, देख सकते हैं। और इसके बाद समीक्षा, यानी कि जिला स्तरीय क्षेत्रीय समीक्षा। तो आप ये पॉइंट खुद कर लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब तक की प्रगति क्या रही है, अगर अब तक की प्रगति देखें तो जल की आपूर्ति को बेहतर बनाया गया है, स्टॉर्म वाटर निकासी परियोजना अच्छी चली है, सीवरेज और सेप्टेज परियोजना जो पीछे हमने देखा अच्छी चली है, गैर मोटरीकृत शहरी परिवहन अच्छे चले हैं। अमृत ने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शहरों में हरित स्थल हमने पीछे पढ़ लिया, पार्क, फुटपाथ, मैदान मार्ग, स्काई वॉक आदि के निर्माण में सहायता की है। तो ये इसकी अब तक की प्रगति रही है। शहरी सुधार में अब अन्य क्या क्या पहले हो रही हैं, तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, यानी कि अब निर्माण परमिट को क्या करना है, ऑनलाइन ही आप ले सकते हैं। नतीजतन विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, ये मैं हिंदू एडिटोरियल खंड में भी आपको पढ़ा चुका हूं, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग की व्यवस्था की गई है। पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट, आप सब एलईडी के बारे में पता है। इसके अलावा नगर पालिका बॉन्ड भी जारी किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं बता देता हूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ सकता है। नगर पालिका बॉन्ड क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, याद रखिएगा। नगर पालिका बॉन्डों के माध्यम से 2017-19 के दौरान 8 मिशन शहरों अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर, पुणे, सूरत, विशाखापट्टनम द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 3,390 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, याद रखिएगा, नगर पालिका बॉन्डों के माध्यम से। नगर पालिका बॉन्ड होते हैं जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी नगर पालिका के दायरे में हैं तो एक बॉन्ड जारी होगा, जैसे कि बैंक वगैरह की तरफ से जारी होता है, तो वो बॉन्ड वहां के नागरिक खरीदेंगे, जो पैसा इकट्ठा होगा वह शहरी विकास में लगेगा, बाद में एक मैच्योरिटी के टाइम पर उस बॉन्ड को, यानी जिन लोगों ने खरीदा उनको भी कुछ लाभ के साथ दे दिया जाएगा। लाभ कहां से आएगा, अभी हमने पढ़ा शहर जीडीपी के विकास के बड़े केंद्र होते हैं, तो जो शहर यानी नगर पालिका की इनकम होगी उसी इनकम में से उनको बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर धन वितरित कर दिया जाएगा। तो यह बहुत बढ़िया सिस्टम है, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा इसी लेख में जल शक्ति अभियान शहरी को भी बताया गया कि यह भी शहरीकरण ढांचा निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2019 से, आपको याद होगा हिंदू में मैं इसे भी करा चुका हूं, जल संरक्षण, पुनर्स्थापना, पुनर्भरण और पुनः उपयोग पर यह एक प्रकार का अभियान है। और इसका शहरी वाला पार्ट वर्षा जल का संचयन करना है, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना है, जल निकायों का कायाकल्प करना है, वृक्षारोपण करना है। इसका मतलब यही शहरी जो पर्यावरण वाला इश्यू है, जो जल संकट वाला इश्यू है, जल शक्ति अभियान उसको संबोधित कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज को देखें तो कहीं न कहीं शहरीकरण की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संबोधित किया गया है, जिससे ये फ्यूचर में जीडीपी में बड़ा योगदान तो करेंगे, खासकर शहरीकरण पर जो दबाव है उस दबाव को भी मैनेज कर पाएंगे। तो ये पूरा टॉपिक आपका समाप्त होता है यहां पे। एक बार सरसरी निगाह से आप इसका रिवीजन कर लीजिए और इन प्रश्नों पर विचार करिएगा। देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र। बड़ा टॉपिक, इसमें से काम का अपना यही है संदर्भ।
लेख में चर्चा की गई है कि कैसे प्रवासन, प्रवासन मतलब एक स्थान से दूसरी जगह प्रवास करना काम के लिए, जैसे शहरी मुद्दे अनौपचारिक क्षेत्र और शहरी व ग्रामीण भारत में जीवन स्तर के समस्त पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब जो प्रवासन है, याद रखिएगा, ये अनौपचारिक क्षेत्र, बेटा अनौपचारिक का मतलब होता है गांव से जब कोई मजदूर आएगा, अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब असंगठित क्षेत्र, जो पंजीकृत नहीं है, जहां पर बहुत कौशल, स्किल्ड की आवश्यकता नहीं है, स्किल की आवश्यकता नहीं है, तो उन लोगों को तो वही काम मिलेगा। वही चीज यहां पर कहा गया है कि प्रवासन होता है शहरों की तरफ, यह अनौपचारिक क्षेत्र में होता है और शहरी व ग्रामीण भारत दोनों में जीवन स्तर के समस्त पहलुओं को प्रभावित करता है। दोनों को, गांव से निकले शहर पे आए, शहर पर भार, और गांव से क्या लेकर के आए, यानी उनके पास क्या स्किल था कि शहर में उन्हें अच्छा मिला, अगर अच्छा नहीं मिला तो कहां गए, झुग्गियों में गए, स्लम में गए, स्लम बढ़ा। तो गांव और शहर, प्रवासन, अनौपचारिक क्षेत्र, ये परस्पर कनेक्ट हैं, यही पॉइंट यहां पर बताया गया है। इसमें बताया गया है, इस लेख में क्या बताया गया है कि कैसे प्रवासन, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, रोजगार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी की मौजूदगी, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े। गजब का पॉइंट है कि कैसे प्रवासन नंबर 1, दूसरा शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, तीसरा रोजगार, और याद रखिएगा, और फिर इसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी, ये सब एक दूसरे के पूरक है। प्रवासन तभी होगा, याद रखिएगा, जब गरीबी होगी। कहां होगा? शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में होगा। किस लिए होगा? रोजगार के लिए होगा। कौन लोग करेंगे? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। थोड़ा टाइम लीजिएगा, क्योंकि योजना वगैरह अगर पढ़ने की आदत नहीं है और अच्छे ढंग से पढ़ने की आदत नहीं है तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार अगर आप मेरे साथ महीने में एक क्लास ही अगर हमारी होती है, 2 क्लास होती है, ठीक है, तो हम बेहतर ढंग से इसको संबोधित कर सकते हैं। अब प्रवास और अवसर, प्रवासन के कारणों पर यहां पर चर्चा है। तो उच्च ग्रामीण साक्षरता, शैक्षिक स्तर में सुधार गांव से प्रवासन दर को बढ़ाते हैं। अगर गांव में अच्छी साक्षरता है, शैक्षिक स्तर में सुधार है, तो स्वाभाविक है लोग अच्छे काम की तलाश में शहरों में आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित सामाजिक वर्गों की मौजूदगी ने भी प्रवासन को प्रेरित किया है, जिससे इस दृष्टिकोण का समर्थन होता है कि वह अपनी नाजुक स्थिति से बचने के लिए, यानी एक तो पढ़ा लिखा है, ये कर रहा है, बेहतर चाहिए, याद, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, और फिर दूसरा क्या कर रहा है? वंचित है, वह भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बेहतर चाहिए, याद रखिएगा, बेहतर चाहिए। अगला, प्रवासन ग्रामीण और शहरी गरीबी को घटाता है। दूसरे शब्दों में, शहरी क्षेत्र में जाने से ग्रामीण गरीबों को बेहतर आजीविका का अवसर मिल पाता है और इस प्रकार गरीबी में कमी आती है। तो स्वाभाविक है वंचित इसलिए आता है। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र कम उत्पादकता वाली गतिविधियों होने के बावजूद ग्रामीण रोजगार क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है, यानी कि यह अर्धकुशल अकुशल श्रमिक को अनौपचारिक क्षेत्र अपने यहां स्थान देता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र की उपलब्धता भी प्रवासन को बढ़ाती है, यह भी बढ़ाता है, याद रखिएगा। तो यह प्रवासन के कारण है। बच्चों, मान लो आपसे प्रश्न पूछे, भारत में प्रवासन के कारणों पर चर्चा कीजिए, तो प्रवासन के कारण देख सकते हैं आप, इसी इतने से 150 शब्द में आएगा 150। तो प्रवासन आपका यहां पर क्लियर हो गया और आपको यह भी पता लग गया कि भाई ये अनौपचारिक क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे छोटे काम होते हैं, अरे रेहड़ी पाटरी, कोई छोटी सी दुकान, परचून की दुकान, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद लेख में अगली बात उठाएगी, प्रवासन संवेदनशील वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। यानी कौन होता है संवेदनशील वर्ग? तो आइए देखें। यह सुझाता है कि श्रम बाजार से संबद्ध लोगों के प्रवास की संभावना अधिक होती है। श्रम बाजार से संबद्ध लोगों, याद रखिएगा, कि प्रवास की संभावना अधिक होती है और प्रवास के बाद उनके श्रम क्षेत्र से बाहर जाने के बजाय रोजगार में बने रहने की अपेक्षा होती है। यह भी महत्वपूर्ण है। क्या है कि यानी श्रम बाजार, याद रखिएगा, जो श्रम करते हैं, श्रम बाजार से संबद्ध लोगों के प्रवास की, क्योंकि स्वाभाविक है श्रम पर अगर उनकी इकोनॉमी यानी उनकी पर कैपिटा इनकम डिपेंड करती है,
तो अगर उन्हें उनके श्रम का बेहतर मूल्य शहरों में मिलेगा तो शहरों की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा। अब जरा प्रश्न पर विचार करिएगा, श्रमिक प्रवासन क्यों करते हैं? तो क्योंकि उनके जो आया था यूपीएससी में, पीछे हमने अभी देखा था, तो इसलिए क्योंकि उनके श्रम का बेहतर मूल्य मिलता है और उनको अनौपचारिक क्षेत्र में स्वागत है उनका, ठीक है, और वो लगातार बेहतर ढंग से काम करते हैं। स्वरूप क्या होता है इसका प्रवासन का? प्रवासन शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी की मौजूदगी, सभी एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े। अभी हमने पीछे इसे समझाया और यह सुझाते हैं कि किस तरह के समूहों के प्रवास और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ने की संभावना अधिक होती है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र में गरीबों की मौजूदगी है, ये भी आ जाते हैं। उच्च प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण और औद्योगिकरण छोटे विनिर्माण और व्यापार को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। निष्कर्ष क्या है? अर्थशास्त्र लेखन से जिस भी लेखक ने लिखा है, उन्होंने कहा हमने सीखा है कि एक बार सबसे बड़े शहरों में आर्थिक अवसरों को समाप्त होने पर दूसरी श्रेणी के शहर निवेश, विकास और रोजगार सृजन के मामले में उनकी जगह लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब बड़े शहरों में जो मेगा शहर होते हैं, अगर वहां पर रोजगार ब्लॉक होता है तो छोटे शहरों की तरफ भी लोगों का पलायन होता है। जैसे हम यूपी बिहार के मजदूरों को देखे, दिल्ली मुंबई के साथ साथ तो पंजाब, लुधियाना, इन सब जगहों पर भी जाते हैं। वही बात यहां पर कही गई है। अब आप एक बार इस पर विचार करिएगा, शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? और कोई भी जानकारी एडमिशन 9871385211 प्लस कोर्स के लिए। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में कुरुक्षेत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।